नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में अपन देखेंगे नाइट्रोजन तथा नाइट्रोजन चक्र के बारे में। साथ ही नाइट्रोजन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो सेगमेंट के लास्ट में मैंने जो है वो करवाए हैं। तो 7 क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो सेगमेंट में, उनको भी देखेंगे। उससे पहले अपन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपने हमारे और वीडियो जो केमिस्ट्री के वो नहीं देखे हों तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। बायोलॉजी, फिजिक्स सभी वीडियोज़ के लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए हैं, तो आप वहाँ जाकर के उन वीडियोज़ को देख भी सकते हो। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन शुरू करते हैं। नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, नाइट्रोजन क्या होती है? तो नाइट्रोजन एक गैस है जो प्रकृति में संयुक्त रूप से स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। वायुमंडल में अगर इसकी मात्रा की बात की जाए स्वतंत्र रूप में तो 78% जो है वो लगभग नाइट्रोजन इसमें जो है वायु में पाई जाती है। यूरिया की अगर बात की जाए तो यूरिया का दोस्तों सूत्र होता है, यहाँ पे यूरिया कोई काम नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। तो ये जो है नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र होता है, इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर संयुक्त रूप से पूछ लिया जाए कि जो नाइट्रोजन है वो संयुक्त रूप में किस में पाई जाती है, तो एक तो पाई जाती है सोडियम नाइट्रेट में, एक पाई जाती है पोटेशियम नाइट्रेट में। सोडियम नाइट्रेट को अपन सामान्य भाषा में या फिर बाजार या की भाषा, मार्केट की भाषा में अगर बात करेंगे तो इसको चिली साल्ट पीटर बोलते हैं। NaNO3 चिली साल्ट पीटर। पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट को दोस्तों बोलते हैं सोरे यानी KNO3। तो पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट यानी कि सोरे और चिली साल्ट पीटर में जो वो संयुक्त रूप से नाइट्रोजन अवेलेबल होती है। इसके अलावा इसकी खोज जो की थी आपकी नाइट्रोजन की जो खोज की वो डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। वनस्पति तथा जांतों प्रोटीन में भी जो है नाइट्रोजन मिलती है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं नाइट्रोजन को बनाने की विधियाँ। विरचन की जो विधियाँ वो कौन कौन सी, 3 विधियों की दोस्तों बात करेंगे। पहली विधि है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में जो है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट से प्राप्त की जाती है। जो नाइट्रोजन होती है वो प्रयोगशाला विधि में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl तथा सोडियम नाइट्राइट यानी NaNO3 से प्राप्त की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। ये जो आपकी अभिक्रिया है ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसको ये जो चीज़ें हैं अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट से प्राप्त की जाती है प्रयोगशाला विधि में नाइट्रोजन। इसके अलावा अमोनिया की क्रिया जो है अभिक्रिया क्लोरीन से करवाने पर भी अपने को जो है नाइट्रोजन प्राप्त होती है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा वायु को कास्टिक सोडा विलयन में से प्रवाहित करके कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उस गैस का अवशोषण कर लिया जाता है केवस द्वारा कर लिया जाता तथा O2 वो फास्फोरस से क्रिया कर फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बना लेती है तथा अंत में नाइट्रोजन जो है वो गैस शेष रहती है। तो इसको भी याद रखिएगा कि वायु को कास्टिक सोडा विलयन से जब प्रवाहित करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लिया जाता है केवच के द्वारा, जबकि ऑक्सीजन जो वो फास्फोरस से क्रिया करके फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बना लेती है और फिर सिर्फ नाइट्रोजन गैस शेष रहती है। तो इस प्रकार भी अपन नाइट्रोजन गैस को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 3 विधियाँ जो हैं, ये तीनों विधियाँ मैंने आपको बता दी हैं। इसमें पहली और तीसरी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये तो अपने को पता है कि अमोनियम की क्लोरीन से जब अभिक्रिया करवाएंगे तो अपने को ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बात कर लेते हैं आपकी नाइट्रोजन की जो भौतिक गुण हैं उनके बारे में। तो नाइट्रोजन जो है वो एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है। वायु से भी हल्की होती है, जल में कम विलय होती है, अविषैली गैस है यानी बिल्कुल भी विष इसमें नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा 62.8 केल्विन पर जमकर ये ठोस हो जाती है। अब बात की जाए इनकी रासायनिक गुणों की, तो न तो स्वयं जलती है और न ही ये जलने में सहायता करती है। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वस्तु जल रही है नहीं जल रही है, नाइट्रोजन का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लिटमस के प्रति उदासीन होती है, जैसे ऑक्सीजन होती है वो भी उदासीन होती है। इसके अलावा अत्यंत निष्क्रिय गैस है, केवल उच्च ताप पर ही ये क्रियाशील होती है। बहुत ही निष्क्रिय गैस है, बहुत ज़्यादा ताप प्रदान करने पर यह सक्रिय गैस बनती है यानी कि उसके ऊपर ये क्रिया करती है। उस ताप पर H2 से क्रिया कर अमोनिया बनाती है। बहुत अधिक ताप पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो आपके हाइड्रोजन है वो मिलकर के अमोनिया NH3 का निर्माण
करते हैं। उसमें आपके जो उत्प्रेरक होते हैं वो मोलिब्डेनम होता है, आयरन चूर्ण भी इसमें लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, 723 केल्विन ताप होता है। तो इन चीज़ों को दोस्तों याद रखिएगा। इसके अलावा यह उच्च ताप पर ही धातुओं से क्रिया करती है, निम्न ताप पे नहीं करती। कैल्शियम कार्बाइड प्लस नाइट्रोजन मिलकर कैल्शियम साइनेमाइड का निर्माण करते हैं। कैल्शियम साइनेमाइड दोस्तों क्या होता है, एक महत्वपूर्ण उर्वरक है और एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कैल्शियम साइनेमाइड जो कि एक महत्वपूर्ण उर्वरक है वो किस प्रकार प्राप्त होता है। तो कैल्शियम कार्बाइड और नाइट्रोजन के संयोग से यह प्राप्त होता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद बात कर ली जाए इसके उपयोग की। तो नाइट्रोजन का उपयोग क्या है, तो नाइट्रोजन वायु में O2 की क्रियाशीलता को कम कर देती है, जिससे इसकी दहन की क्षमता तीव्रता से कम होती है, यानी ऑक्सीजन की दहन क्षमता को यह कम करता है। इसके अलावा विद्युत लैंपों में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। उर्वरक, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बनाने में भी इसका उपयोग होता है। कृत्रिम धुआं बादल दर्शाने हेतु भी नाटक वगैरह जो फिल्म वगैरह जब बनाते हैं, कृत्रिम धुआं जो अपने को दिखाते हैं, वो धुआं बनाने के लिए, कृत्रिम धुआं बादल बनाने के लिए जो नाइट्रोजन का ही उपयोग किया जाता है। बैलों के वीर्यों को सुरक्षित रखने में जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं वो एक डब्बा सा लेकर अपने साथ घूमते हैं, अपन देखते हैं। तो उसमें जो होता है, जो जंतुओं का, जो बैलों का जो वीर्य है उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस का दोस्तों उपयोग किया जाता है। पुनर्जीवित हेतु रखे गए जीवों को सुरक्षित रखने में भी जो नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। जो कृत्रिम धुआं बादल बनाने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उर्वरक के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विद्युत लैंपों में निष्क्रिय वातावरण जो है बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं नाइट्रोजन चक्र की। तो दोस्तों नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, अगर सीधी सी भाषा में बात की जाए तो नाइट्रोजन सभी जीवों के लिए आवश्यक तत्व है, अपने को पता है, जिसे वे यौगिकीकरण के बाद ग्रहण करते हैं तथा इस प्रकार वायुमंडल में N2 की क्या हो जाती है दोस्तों, कमी हो जाती है। जैसे ही जीव ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेंगे वायुमंडल में, जाहिर सी बात ऑक्सीजन कम होगी, लेकिन जीवों के नष्ट होने पर ये अमोनिया लवण बनकर मृदा में मिल जाती है। इन लवणों को भूमि में स्थित डीनाइट्रीफाइंग सूक्ष्म जीव N2 में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे जीव मर जाता है तो नष्ट होता है, तो उससे उसका शरीर भी मिट्टी में मिल जाता है, तो उसमें अमोनिया लवण जो होते हैं वो मृदा में होते हैं और उसको मृदा में रहने वाले डीनाइट्रीफाइंग सूक्ष्म जीव जो N2 में, नाइट्रोजन में बदल देते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, N2 जो है उसकी पूर्ति जो है वायुमंडल में वापस हो जाती है। इस प्रकार यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। अब नाइट्रोजन चक्र को अगर अपन देखें क्रमबद्ध रूप में देखें तो 4-5 इसके चरण हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से चरण हैं। तो नाइट्रोजन का यौगिक में बनना जो पहला चरण मान सकते हैं। उसके बाद पौधों द्वारा ये क्रिया होती है। पौधों द्वारा कैसे, जैसे मटर, चना आदि पौधे जो N2 लेकर यौगिक बना देते हैं, जो पौधे ग्रहण करते हैं। इसके अलावा बादलों में बिजली चमकने से N2 और O2 का संयोग जो जल से क्रिया कर नाइट्रिक अम्ल HNO3 बना देता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उसके बाद दूसरा चरण है नाइट्रोजन यौगिकों का वनस्पति व जांतु प्रोटीन से रूपांतरण हो जाता है। जैसे पौधे जड़ों द्वारा N2 यौगिक ग्रहण करते हैं। इसके अलावा पौधे वनस्पति को जंतु ग्रहण करते हैं, जिससे प्रोटीन जांतु प्रोटीन में बदल जाता है। जो वनस्पति जो प्रोटीन जो होता है वो जांतु प्रोटीन में बदलता है। कब बदलता है, जब पौधे और वनस्पति को जब जंतु ग्रहण कर लेते हैं, तो ये जो प्रोटीन होता है जांतु प्रोटीन में बदल जाता है। इसके बाद दोस्तों अमोनीकरण होता है, यानी जांतु प्रोटीन अपघटित होकर यूरिया और एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं, जो पेशाब के द्वारा बाहर आ जाते हैं। फिर नाइट्रीकरण, तो जंतु तथा उनके मलमूत्र से नाइट्रोजन युक्त यौगिक पुनः बाहर आ जाते हैं और ये नाइट्रीकृत जीवाणु द्वारा अब अपघटित होकर के नाइट्राइट बन जाते हैं। पुनः ऑक्सीकरण होने पर नाइट्रेट बनाते हैं। इस प्रकार पौधे जो N2 भूमि से लेते हैं वह फिर से भूमि में आ जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर से भूमि में यह आ जाती है, यौगिकों से नाइट्रोजन मुक्त होती है। वनस्पति तथा जंतुओं में नाइट्रोजन की यौगिकों, प्रोटीन, एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। इनके मृत या नष्ट होने या मलमूत्र करने पर जीवाणुओं द्वारा इनका अपघटन हो जाता था। N2 जो मुक्त होकर पुनः वायुमंडल में मिल जाती है। तो दोस्तों यही क्रिया जो मैंने आपको पहले इसमें बताई थी और इस चक्कर में भी आप इसको समझ सकते हैं। तो आप यहीं उन जो स्टेप्स हैं उनको आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि यौगिकीकरण के बाद जैसे
अपन जीव जो हैं वो यौगिकीकरण के बाद इसको ग्रहण कर लेते हैं नाइट्रोजन को, फिर नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेंगे तो नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाएगी। उसके बाद जब जीव मलमूत्र करता है या खुद नष्ट होता है तो अमोनिया लवण के रूप में मृदा में अमोनिया लवण बनकर मृदा में वह मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मृदा में जो डीनाइट्रीफाइंग एंजाइम होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो इसे पुनः नाइट्रोजन में बदल देते हैं और ऑक्सीजन में जो वायुमंडल है उसमें पुनः क्या हो जाता है, नाइट्रोजन की जो आपूर्ति हो जाती है। ये था दोस्तों नाइट्रोजन चक्र। अब बात कर लेते हैं नाइट्रोजन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आरटेट 2012 में पूछा गया क्वेश्चन था, वो था फिल्म एवं नाटक के मंच पर कृत्रिम धुआं अथवा बादल दर्शाने के लिए निम्नांकित में से किसका उपयोग किया जाता है? द्रव ऑक्सीजन, द्रव हाइड्रोजन, द्रव कार्बन डाइऑक्साइड या द्रव नाइट्रोजन। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा द्रव नाइट्रोजन। चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने, डेनियल रदरफोर्ड ने, सेले ने या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों नाइट्रोजन की जो खोज की ये अपने अभी अभी पढ़ा, डेनियल रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं? 7 क्वेश्चन है। 7 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए जरूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो कैसा लगा यह भी बताइएगा। तीसरा अपना क्वेश्चन है, अमोनिया क्लोराइड निम्नलिखित में से किसके साथ क्रिया करके नाइट्रोजन गैस देता है? तो अमोनिया क्लोराइड जो है उसका उपयोग अपन प्रयोगशाला विधि में नाइट्रोजन बनाने में करते हैं। तो इसके साथ यानी कि अमोनिया क्लोराइड के साथ किसका उपयोग करते हैं? तो दोस्तों इसके साथ उपयोग किया जाता है सोडियम नाइट्राइट का। तो सोडियम नाइट्राइट जो होता है ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। सोडियम नाइट्राइट का उपयोग जो है इसमें किया जाता है। सोडियम नाइट्राइट यानी NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइट का उपयोग जो है वो अमोनिया क्लोराइड के साथ करके अपन नाइट्रोजन गैस प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। तीसरा ऑप्शन अपना चौथा जो अपना प्रश्न है अपना, कैल्शियम साइनेमाइड जो कि एक महत्वपूर्ण उर्वरक है प्राप्त होता है कैल्शियम कार्बाइड तथा नाइट्रोजन से, कैल्शियम साइनाइड तथा नाइट्रोजन से, कैल्शियम क्लोराइड तथा नाइट्रोजन से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कैल्शियम साइनेमाइड एक महत्वपूर्ण उर्वरक है, एसएससी में आया हुआ एक क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा कैल्शियम कार्बाइड तथा नाइट्रोजन के मिलने से जो है वो कैल्शियम साइनेमाइड नामक उर्वरक प्राप्त होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, विद्युत लैंपों में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए उपयोगी गैस है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा नाइट्रोजन। इसके अलावा नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के गैस जार में यानी कि एक गैस का जार है जिसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई है, उसमें जलती हुई तिल्ली ले जाने पर क्या होगा? तिल्ली तेजी से जलती है, बुझ जाती है, विस्फोट के साथ जलती है अथवा प्रभावित नहीं होती है। तो दोस्तों जब अपन नाइट्रोजन के गैस जार में जलती हुई तीली ले जाएंगे तो अगर नियम से देखें बिल्कुल सही तरीके से तो नाइट्रोजन गैस बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती है। गैस चाहे वो जलती रहे चाहे वह बुझी रहे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाइट्रोजन गैस न तो उसको तेज़ी से जलने में मदद करती है, ना ही विस्फोट के साथ जलाती है और ना ही उसको बुझाती है। तो एक प्रकार से देखें तो प्रभावित नहीं करती, ये इसका सही आंसर होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऑक्सीजन जो गैस होती है वो स्वयं जलती नहीं है लेकिन जलने में तो सहायक होती है। जलने अगर ऑक्सीजन गैस ही नहीं होगी तो दोस्तों वस्तु को अपन जला नहीं सकते, इसलिए जलने में सहायक है लेकिन स्वयं नहीं जलती है। अगर जार के अंदर सिर्फ नाइट्रोजन गैस ही है तो फिर दोस्तों जो है ऑक्सीजन वहाँ नहीं होने की उपस्थिति में जो तिल्ली है वो जलती हुई तिल्ली बुझ जाती है, लेकिन उसको बुझाता नाइट्रोजन गैस का जार में नाइट्रोजन जो है उसको बुझाती नहीं है, उसको बुझाती है दोस्तों वहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, इसके कारण वह बुझ जाती है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए दूसरा ऑप्शन। लेकिन इसका आंसर जहाँ से मैंने क्वेश्चन को उठाया वहाँ पे दे रखा प्रभावित नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। और समझने की बात ये है कि मेरे हिसाब से इसमें बुझ जाना जो है वो सही रहेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूरा अगर क्लियर है केवल नाइट्रोजन गैस ही उसमें है, इसका मतलब ऑक्सीजन नहीं है तो बुझेगी, जाहिर सी बात है। ऑक्सीजन नहीं है तो जल ही नहीं सकती वस्तु। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका मेरे हिसाब से सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, वायुमंडल की नाइट्रोजन का यौगिक में परिवर्तन होना कहलाता है। वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसका यौगिक में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? यौगिकीकरण। यह नाइट्रोजन चक्र में होता है, तो इसका सही आंसर होगा पहला ऑप्शन यौगिकीकरण। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये थे अपने 7 क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ 7 क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे। नेक्स्ट
अपन वीडियो देखेंगे दोस्तों कार्बन से संबंधित। तो जल्द ही अपनी जो केमिस्ट्री है वो लगभग पूरी होने वाली है। इसके बाद अपन शुरू कर देंगे दोस्तों आपके जो टीचिंग मेथड्स हैं और मैथमेटिक्स के कुछ वीडियोज़ हैं वो मैं डालने वाला हूँ। तो मैथमेटिक्स के वीडियोज़ है वो साइंस के ख़त्म होने के बाद आपको अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।